उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार के दिन तय कार्यक्रम के तहत अपने पिता के स्वर्गीय श्री सूबेदार शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन उत्तराखंड के द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में प्रतिभाग करने अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नगर के कंजाबाज तिराहा के पास स्थापित किया जा रहे 213 फीट ऊंची तिरंगे झंडे की भूमि पूजन समारोह में प्रतिभाग किया और विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी तिराई बीज विकास निगम मैदान में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में भी पहुंचे, जहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय जनता के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम अपनी माता श्रीमती विश्वनाथ देवी के साथ अपने पिता स्वर्गीय श्री सूबेदार शेर सिंह धामी के साथ प्रदेश के वीर जवान शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करी और उन्हें नमन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय पूर्व सैनिक एवं वीर शहीद परिवारों की वीरांगनाएं एवं परिजन उपस्थित रहे, जिनको मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया। सभी हमारे जिस क्षेत्र के आसपास हमारा राज्य उत्तराखंड योग से साथ बड़ी संख्या में और हर देश का 5वां सैनिक योग उत्तराखंड से अपनी सेवाएं हमारे सम्मान जाता है समय नेतृत्व में 10 साल लगातार सैनिकों के अनेक निर्णय लिए गए हैं। विभिन्न पेंशन मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गई और उसी का राज्य सरकार भी हमारा धाम बना रहे हैं। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए घनी आबादी वाले इलाके में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग केंद्र पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान घरेलू गैस पाइप, नोजल और अन्य रिफिलिंग उपकरण भारी मात्रा में बरामद किए गए, जिनका उपयोग अवैध रूप से गैस रिफिलिंग में किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के अवैध रिफिलिंग से जान माल का खतरा बन सकता है, खासकर जब ये कार्य बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के रिहायशी क्षेत्र में किया जा रहा हो। खाद्य आपूर्ति विभाग ने साफ किया कि ऐसे गैर कानूनी कार्यों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। अगली खबर रुड़की से। रुड़की क्षेत्र में खनन माफियाओं का पूरी तरह से बोलबाला है, पर खनन पर कोई भी अधिकारी लगाम लगाने को तैयार नहीं है। बात करें भगवानपुर क्षेत्र या लंढोरा क्षेत्र की, तो वहां पर दिन रात खनन से भरे डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ रहे हैं, जिसके चलते हर दिन कोई ना कोई हादसा होता आ रहा है। कई लोगों की जानें भी इन खनन से भरे डंपरों और ट्रैक्टरों से खो चुकी हैं। ताज़ा मामला बहदराबाद थाना क्षेत्र हलवा हेड के सामने आया है, जहां एक खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली के कुचलने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। बच्चे को कुचले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें खनन छोड़कर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचले जाने के एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक अब तक इसी गांव में इसी तरह से 3 बच्चों की मौत हो चुकी। खनन हो रहा है हमारे गांव के अंदर और हमारा बच्चा बाहर खेल रहा था और उसके ऊपर खनन का ट्रैक्टर जो होता खनन के ट्रैक्टर ने बच्चे को मारा। जान पूछ को बिल्कुल कतई सामने से बिल्कुल कतई साफ दिख रहा बिल्कुल कतई। आपने इससे पहले किसी अधिकारी को या पुलिस को बताया कि इस प्रकार का खनन चल रहा? इसके बारे में पहले भी मतलब फ़ोन करे कि क्या नहीं चल रहा मामला। अब ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस क्या कर रही है मतलब। अभी अब कितनी चोट लगी बच्चे का? बच्चा गेल मर गया, बिल्कुल सामने से टक्कर मार रखी बच्चे को। मैं गांव हलवाड़ी से इरफान बोल रहा हूँ। मेरा भतीजा लगे था वो, तो खनन वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा, जो ट्रैक्टर ले जा भर को पुलिस की उसकी वजह तो पूरा पेलम पेल जा, ना बच्चों को देख रहे ना बड़े को देख रहे। वो छोटा हमारा बच्चा था, उसके पर सीधी टक्कर मार को सफा गए। ये किस समय का मामला और कौन ट्रैक्टर वाला था? खनन कहाँ से हो रहा? खनन हलवाड़ी नदी से ही हो रहा और ट्रैक्टर था खुर्सी चला रहा था। हमारे गांव का ही ट्रैक्टर हो जो चल रहे इसमें।
ये कई बार इस प्रकार यहाँ पहले भी पहले भी घटना हुई इस प्रकार की। पहले इसकी लड़की को के सिर पर कुछ चढ़ा दिया था, वो खरोच लग गई थी, वो तो चल बच गई थी। अब इसका बच्चा मर रहा था, एक साल पहले मर गया था एक बच्चा। हाँ इसी प्रकार हाँ इसी प्रकार एक साल में 3-4 बच्चे मर लिए। 2-3-4 बच्चे मर लिए एक साल में। तो शासन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा। कुछ नहीं, शासन प्रशासन ध्यान दे रहा। और जो शासन प्रशासन ध्यान देता तो ये खनन नहीं चलो था, अवैध खनन हो रहा। तो आपने किसी अधिकारी को पहले बोलना नहीं यहाँ से? बस अधिकारी को बोलो, जाओ चेता कहो, इन्हें भगाया भुगई दे, फिर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। ये भाग भुग जा ट्रैक्टर ले को। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? भाई ये सही कार्रवाई हो इस पर, है नहीं जो आगे के लिए भी दूसरे को इस चीज़ का वो अकल आदमी को है नहीं, इनको बच्चे छोटे छोटे। ठीक। अगली खबर उत्तरकाशी से। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों जमीनी स्तर पर उतारने का काम चल रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचने वाले मार्गों को देखकर स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्युत लाइनों, गंगनानी से झाला तक कटिंग और मरम्मत के साथ ही मंदिर आदि के सुरक्षात्मक कार्य शामिल हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि गंगोत्री धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए तीर्थ स्थल पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण एवं मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इन कार्यों में स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को शुद्ध करना और विद्युत लाइनों की मरम्मत के साथ ही मंदिर आदि के सुरक्षात्मक कार्य शामिल हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर संकरी जंगलों के चौड़ीकरण, सड़क मार्ग के डामरीकरण किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम में लगभग 38 करोड़ रुपए की लागत से और गंगोत्री यात्रा मार्ग श्री गंगोत्री धाम क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ की लागत के कार्य स्वीकृत किए गए। इस बार हमारी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं की योजना बहुत पूर्व से हम लोग इसमें काम कर रहे थे और काफ़ी हमारे विभिन्न विभागों की योजनाएं अभी निर्माणाधीन है। तो मुख्य हमारा गंगोत्री धाम के लिए जो बिहार का रोड है जी, उसमें जगह जगह काम चल रहा है और डामरीकरण का काम लगभग 50-51 किलोमीटर में होना है, वो भी लगभग आधा हो गया है। और कुछ हमारे जो वॉश आउट पॉइंट थे वहाँ पर भी ट्रीटमेंट वाला कार्य चल रहा है। और उसके साथ साथ हमने इस बार एक ये भी प्रयास किया, जो गंगनानी से आगे झाला तक में जो रोड हमारी बहुत संकरी है, तो उसमें जो चौक पॉइंट है उनको चिपिंग करना, थोड़ा उसको काटना और पासिंग एरिया बनाना, और अगर नाली खुली है तो उनको कवर करना, ताकि जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो गाड़ियों को पास होने में दिक्कत ना आ पाए। और इसी के साथ साथ हमारा जो यमुनोत्री की यात्रा में हमारा पालीघाट से लेकर जानकी चट्टी के बीच में काफ़ी संकरी रोड है, उसमें भी यही कार्य किए जा रहे हैं। वहाँ जो आपके जो चौक पॉइंट है उसको थोड़ा चौड़ा करवा रहे हैं, पासिंग एरिया बनवा रहे हैं। और फिर उधर PWD जानकी चट्टी और खरसाली के एरिया में हमारा चट्टी से लेकर जानकी चट्टी के बीच में रोड का डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। और खरसाली में भी हम लोग रोडें बनवा रहे हैं। और जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री के बीच में जो हमारा पैदल मार्ग है और उसमें 1.5 करोड़ रुपये शासन से मिला है, तो उसमें कोशिश की जा रही है कि वो मार्ग को अच्छा करें। और कुछ 9 कैंची और 19 कैंची में यदि कैंटिलीवर बन सकता है तो उस पर भी मैंने निर्देश जारी कर रखे कि कैंटिलीवर जहाँ जहाँ बन सकते वहाँ बनाएं। और चूँकि जैसे आपको पता है पिछली बार गंगोत्री यमुनोत्री दोनों धामों का आपदा आई थी, तो कुछ नुकसान हुआ था, तो दोनों धामों के लिए बड़े प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत हुए हैं। वो उसमें अभी काम शुरू हो गया है, कुछ में शुरू होना है और थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे हमारे स्तर के जो काम होते हैं, जैसे घाटों का मरम्मत करना और उनका सौंदर्यीकरण करना, यमुनोत्री धाम में जैसे किचन की मरम्मत, जो उनका गेस्ट हाउस था उसकी मरम्मत, और जो महिला चेंजिंग रूम था उसको ठीक ठाक करना, और उधर जो हमारा जानकी अब यमुनोत्री धाम में जो हेलीपैड बना है दौड़ गंगा में और दौड़ चट्टी में, उसको यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग बनाना। तो इस प्रकार के छोटे छोटे काफ़ी काम हम लोग इस बार कर रहे हैं। मैया की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं धाकड़ धामी जी का। उनकी नज़र है गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ और उन्होंने 40 करोड़ रुपए हमारे लिए जो
स्वीकृत किया है, जिससे घाटों का निर्माण भी उसमें है, तो मंदिर समिति घाट जो बनने हैं उनका निर्माण होना है, साथ में जो रास्ते बनने हैं तो उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर और सारी मंदिर समिति सारे पुरोहितों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट तो हुई, पैसा तो साहब ने कर दिया था शायद, मुझे लगता है पहले, लेकिन काम में थोड़ा लेट हुई टेंडर वेंडर में। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो धामी जी ने हमारी तरफ ध्यान दिया है, माँ भगवती गंगा के इस उद्गम स्थल की तरफ, गंगोत्री की तरफ जो ध्यान दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यात्रा बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि धामी जी व्यक्तिगत तौर पे चारों धाम के बारे में सोचते हैं, और उनका पुनः धन्यवाद करते हुए जय गंगा मैया की धन्यवाद। देखिए, वैसे तो इस काम ने बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जो इन्होंने बजट रिलीज किया है गंगोत्री धाम के लिए, घाटों की मरम्मत के लिए, थोड़ा पहले हो जाना था, लेकिन दूर देखो थोड़ा लेट में है, लेकिन ठीक है, काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बजट रिलीज हो गया और काम जो है युद्ध स्तर पर, घाटों की मरम्मत होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी घाट वगैरह जो कुछ भी उनकी व्यवस्था अच्छे प्रकार से होनी चाहिए। फिर मैं एक बार मुख्यमंत्री जी और विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जो है गंगोत्री के लिए विशेष जो पैकेज भेजा है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। माननीय विधायक। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के गाजीवाली गांव के एक घर में सुबह के वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया। घर में ब्लास्ट होने से घर की छत और एक दीवार मलबे में बदल गई और घर में रखा सामान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ब्लास्ट में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। श्यामपुर थाना क्षेत्र के गांव गाजीवाला में बिशन सिंह नेगी के घर पर हुआ ब्लास्ट संदिग्ध है, क्योंकि घर में रखे सिलेंडर और एसी पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त घर के सभी सदस्य सो रहे थे। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। पुलिस फिलहाल ब्लास्ट के कारणों की जांच कर रही है। अचानक हुए संदिग्ध ब्लास्ट से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। बिशन सिंह नेगी गाजीवाली में रहते हैं। उनके घर के में ये उनके एक पोर्शन जिसमें उनका बेटा दिनेश सिंह नेगी अपने परिवार से जो रहता है, उसमें आज सुबह 4 साढ़े 4 बजे ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में उनका कमरे की किचन जो है पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उसमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे जो मामूली रूप से घायल हुए, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ब्लास्ट के कारण पता लगाने के लिए मौके पर एफएसएल की टीम और बीडीएस स्क्वाड मौके पर जांच कर रहा है। अभी तक प्राइमा फेसी ये लगता है कि जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उन सब की भी वो लोग जांच कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे ही पता चलेगा ब्लास्ट का कारण तो समझना है। आज सुबह 4 बजे के लगभग हमारे गांव वारीनगर में बिशन सिंह नेगी जी, एक हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता कह लीजिए, अचानक 4 बजे के लगभग ना किसी को विस्फोट की कोई सूचना लगी, कोई आवाज नहीं आई किसी परिवार के मेंबर को, और पूरा गैस का सिलेंडर भी सुरक्षित है, मोबाइल भी सुरक्षित है और जो गीजर है वो भी सुरक्षित है। लेकिन मकान को देखकर जिस प्रकार से लगता है कि खिड़की कहीं चली गई, दीवारें कहीं चली गई, ये किस प्रकार का हादसा है ये हमारी समझ से बाहर है। और यहाँ पर हमारी टीम भी आ चुकी है सारी जांच करने की, जो प्रशासन की है। अगली खबर रुड़की से। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आज मुस्लिम सेवा संगठन के लोगों द्वारा क्लियर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर संगठन के लोग एसडीएम चौक पर जमा हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उनको आगे नहीं जाने दिया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम सेवा संगठन को भारतीय किसान यूनियन बेदी का भी समर्थन मिला। साथ में रहा मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन। कहना है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। संगठन ने वक्फ संशोधन बिल को सरकार की मनमानी बताया है। इस दौरान मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम रुड़की को ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। आज तो हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है, खाली एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। हमारा प्रोग्राम क्लियर में होना तय था, लेकिन हमें एसडीएम चौक रुड़की की अनुमति दी गई थी, तो हमने आज एसडीएम चौक रुड़की पे प्रोग्राम कराया। यहाँ से हमें क्लियर जाना था, लेकिन एसपी साहब ने हमें अनुमति नहीं दी क्लियर जाने की। आगे हमने एसडीएम साहब को ये बात कही है कि हम जल्दी एक तारीख डिसाइड करके परमिशन लेके क्लियर में एक बड़ा एहतजाज करेंगे। उसकी परमिशन एसडीएम साहब ने कहा भी है कि जल्द आपको परमिशन दी जाएगी।
जो पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा एक काला कानून पास किया गया है, उस कानून को वापस लेने की हमारी मांग है। हम पहले दिन से उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार मुसलमानों की हितैषी बता रही है अपने आप को। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मुसलमान। अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर 2 सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। पहला मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कालीनगर का रहने वाला युवक मुकेश मंडल पुत्र असीत मंडल निवासी सुंदरपुर की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश अपनी बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। इस दौरान सुंदरपुर में उसकी बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरा मामला चौकी सेडकुर क्षेत्र का है, जहां पुलिया से टकराकर बाइक सवार 2 युवक नाले में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और सीपीयू पहुंची, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसों की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय देवेश सिंह उर्फ मोहित पुत्र जगपाल सिंह निवासी घास मंडी थाना रुद्रपुर और 25 वर्षीय योगेश चौधरी शांति विहार कॉलोनी रुद्रपुर सोमवार को हल्द्वानी काठ गोदाम गए हुए थे। सोमवार की रात वो बाइक से वापस रुद्रपुर की ओर आ रहे थे और उनकी बाइक पार्ले चौक के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। देखिए, कल 2 सड़क हादसे हुए हैं पन्नगर और दिनेशपुर क्षेत्र में। इसमें एक ही हादसा दिनेशपुर क्षेत्र में हुआ है, जहाँ एक व्यक्ति मुकेश मंडल, जिसकी उम्र 26 वर्ष और जो थाना दिनेशपुर का निवासी है, वो बाइक से जा रहा था और उसकी बाइक एक बिजली के खंभे पर टकरा गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक दूसरी सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 21 और 22 वर्ष के मोहित चौधरी और योगेश चौधरी, जो दोनों रुद्रपुर क्षेत्र के निवासी हैं। इन दोनों की मृत्यु सड़क हादसे में हुई, जिसका कारण था इनकी बाइक जो हल्द्वानी से आ रही थी, वो अनियंत्रित होकर एक पुलिया से टकरा गई है। दोनों में ही पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाए। अगली खबर गदरपुर से। गदरपुर के मकरंदपुर गांव में मक्काती की 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री अमित नारंग ने बताया कि मकरंदपुर गांव में बंगाली समुदाय द्वारा महाकाली की 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिस दिन जतरा गान यानी नाटक के जरिए बांग्ला संस्कृति को नई पीढ़ी के सामने रखा जाता है, जिससे कि नई पीढ़ी को अपने इतिहास, धर्म और संस्कृति की जानकारी हो। अमित नारंग ने कहा कि बंगाली समाज के लोग हमेशा सनातन से जुड़े रहते हैं और हिंदुत्व और बंगाली समुदाय की सभी गतिविधियों की जानकारी इन यात्रा गान के जरिए मिलती है। आज ग्राम मकरंदपुर में काली पूजा का भव्य दिव्य आयोजन किया गया है और बहुत सुंदर काली पूजा हो रही है। रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, नाटक हो रहे हैं। हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे सुंदर सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज इस काली पूजा की मैं सभी क्षेत्रवासियों को, विशेष रूप से ग्राम मकरंदपुर के सभी साथियों का देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बुला के मुझे सम्मान दिया। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से एक चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिला कारागार में एक साथ 15 कैदियों के HIV पॉजिटिव पाए जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये खुलासा उस वक्त हुआ जब विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जेल में रूटीन मेडिकल चेकअप किया गया। रिपोर्ट आई तो जेल प्रशासन के होश उड़ गए। 15 कैदी एड्स जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित निकले। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जेल में करीब 1100 कैदी बंद हैं। ऐसे में एक साथ इतने कैदियों का HIV पॉजिटिव मिलना न सिर्फ जेल प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य महकमे के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। एहतियात के तौर पर इन सभी संक्रमित कैदियों को बाकी कैदियों से अलग कर दिया गया है। उनके खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी व्यवस्थाएं अलग कर दी गई हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य का कहना है कि अफवाहों को रोकने के लिए जेल में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाकी कैदियों में डर का माहौल न फैले। इस मामले की रिपोर्ट शासन तक पहुंचा दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जांच में जुटी हुई है। देखिए, जो भी इनमेट्स जो है कारागार में आता है, उसके आते ही जो है सर्वप्रथम अन्य जांचों के साथ साथ HIV जांच भी होती है और अभी हमारे पास लगभग 15 इनमेट्स ऐसे हैं जिनमें HIV की पुष्टि हुई है। तो ये सब कैसे? उनको अन्य बंदियों से अलग हमने एक रखा है और पूरी प्रिकॉशंस जो भी इसकी गाइडलाइंस होती हैं HIV पॉजिटिव बंदियों के लिए, उनका पालन किया जाता है। इस तरह से इनको अलग करके किनका क्या व्यवस्था डॉक्टर्स वगैरह की जाती है? लगभग 1100 बंदी जो है हमारे इस जेल में है और जो HIV पॉजिटिव हैं उनके लिए हमने एक अलग बैरक रखा है और उसी बैरक में वो HIV पॉजिटिव बंदी रहती है।
अगली खबर रुड़की से। मंगलौर के एसएमआई गोदाम पहुंचकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारसन क्षेत्र के राशन डीलरों को ई मशीन वितरित की। इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों सहित अनेकों भाजपा के नेता भी शामिल रहे। इस मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी राशन डीलरों को पूरा राशन मिले, इसकी व्यवस्था जल्द ही की जा रही है। साथ ही राशन डीलरों के हित में जल्द ही कई कदम उठाए जाएंगे और सभी राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिले, इसके लिए ही इन मशीनों का वितरण किया गया है। देखिए, आज हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई पॉज मशीन यानी कि ई पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे, ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से जो हमारा बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। एक्चुअल का जो लाभार्थी है उसको कितना राशन अनुमन्य है उतना ही राशन वो अब इस ई पॉज मशीन के माध्यम से वह देख पाएगा, जान पाएगा, वो ठीक प्रकार से ये कर पाएगा कि उसको यदि 35 किलो उसको यदि राशन उठान करना है तो वो 35 ही किलो ले जा पाए, वो 34 ना हो, 33 ना हो। इसको सुनिश्चित यानी कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी और आज के इस डिजिटल समय में सुव्यवस्थित तरीके से ये पीडीएस सिस्टम चल सके, उसकी शुरुआत जो है ई पॉज मशीन। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कई होटलों में अचानक छापेमारी की। इस दौरान होटल में बड़ी संख्या में लोग शराब पीते हुए पाए गए। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त की और होटल संचालकों के खिलाफ उत्तराखंड आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार ज्वालापुर क्षेत्र के कुछ होटलों में लंबे समय से अवैध रूप से शराब परोसे जाने की शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार शिकायतें किए जाने के बाद पुलिस ने ये योजना बनाकर ये छापेमारी की। कार्यवाही के दौरान न केवल शराब की बोतलें जब्त की गई बल्कि कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक वातावरण को भी प्रभावित करती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसे स्थानों पर निरंतर छापेमारी की जाएगी।